अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV दो अहम खबरों के साथ इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के बाहर शार दस्तूर पर मौजूद हैं। मेरे साथ एडवोकेट रियासत आज़ाद हैं। दो अहम मामलात हैं। सबसे अहम जो है इस वक्त एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो इस वक्त अडियाला जेल में 10-10 साल की कैद मजमूई तौर पे वो काट रहे हैं। उनकी सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने इन दरख्वास्तों की समाअत हुई। इसमें अहम फैसला हुआ, एक हुक्मनामा आया, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा मैं अपने बारे में थोड़ा सा जो मेरे हवाले से कुछ मुकदमा बाजी हो रही है, मेरे पे जो मनशियात और दहशतगर्दी के मुकदमा चल रहे हैं, उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। मगर पहले हम बात करेंगे एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की। उसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जो एक अहम हुक्म दिया है वो नोटिस जारी करने का है और एक दरख्वास्त थी कि सज़ाओं को ख़त्म किया जाए, बरी किया जाए। दूसरी दरख्वास्त थी कि जब तक सज़ाओं के ख़त्म करने या बरी करने का अपनी फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए ताकि जो मुल्ज़मान हैं वो बाहर आ सकें। तो इस सज़ा मुअत्तली की हद तक जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने आज जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। मगर आइंदा की तारीख का कमरा अदालत में ऐलान नहीं किया, मगर ये ज़रूर प्रॉमिस किया एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के साथ, जो कि एडवोकेट हादी और ईमान मज़ारी के वकील थे, कि वो अगले हफ्ते जो है किसी वक्त ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जो हैं उन पर दोबारा समाअत के लिए उनको मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो नोटिस जारी हो गया सज़ा मुअत्तली की हद तक। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने मुख्तसर दलाइल में ये बताया कि जो जज थे, जो पीका अदालत के जज थे, जज मजोका, उन्होंने अपना हुक्मनामा चंद दिनों के बाद ही आज खुद उसमें रद्द बदल कर दिया, तब्दीली कर दी, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि जब एक अदालत हुक्म सुना दे तो चंद दिनों बाद खुद ही उसमें कुछ तब्दीली कर दे। तो और उसके अलावा एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह इस्तदा की कि इन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए ताकि ये मामले को फिर हम बाकायदा जो है इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की समाअत भी कर सकें। दूसरा अहम केस एडवोकेट रियासत अली आज़ाद भी हमारे साथ मौजूद है। इस केस के हवाले से हम बात करेंगे। मगर एडवोकेट रियासत अली आज़ाद ने आज ट्रायल कोर्ट अबुल हसनात जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, वहाँ पर भी 3 मुकदमात जो हैं एडवोकेट ईमान, एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ जो ज़ेर समाअत थे, उन तीनों मुकदमात में भी एडवोकेट रियासत अली आज़ाद जो हैं वो ज़मानत आज लेने में कामयाब हो गए हैं और उन तीनों मुकदमात का अहवाल भी सुनते हैं। तो पहले एडवोकेट रियासत अली आज़ाद साहब, जो एडवोकेट ईमान मज़ारी की सज़ाओं की मुअत्तली का मामला है, 10-10 साल की मजमूई तौर पर उन्होंने सज़ा काटनी है, तो ये कितना इम्कान है कि ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है? देखिए मती, इम्कान तो मैं समझता हूँ कि बहुत इसके अंदर है। मैं समझता हूँ कि उस जजमेंट को 24 को जो जजमेंट आई और 27 को उसमें से एक पैरा डिलीट करना, यही सफिशेंट है एक ग्राउंड उसको सस्पेंड करने के लिए। और दूसरा, चूँकि ईमान जो है वो एक खातून है तो कानून के अंदर खातून के लिए रियायत दी गई है और मैं समझता हूँ उसके तहत फिर उस जजमेंट के अंदर 2 गवाहों के इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज बयानात कलमबंद किए गए। फिर 342 का जो मुल्ज़म का बयान होता है उसके जो सवालात थे उनके जवाब आने थे वो नहीं हुए। तो ये उस जजमेंट के अंदर इतने बड़े डेंट और डाउट हैं कि आर्टिकल 10A अपरेंटली ये लगता है कि उसमें फॉलो नहीं किया गया। तो इस जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए वो सफिशेंट है। एक भी अगर कोई ऐसा डेंट हो तो उसका बेनिफिट मुल्ज़मान को जाता है, चूँकि वो हम कहते हो ना, एक्यूज्ड इज़ द लवली चाइल्ड ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ लॉ। तो कोई भी लॉ होगा दैट विल स्ट्रेच इन टू द फेवर ऑफ द एक्यूज, उसका बेनिफिट कोई भी होगा वो मुल्ज़मान को जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंड हो जानी चाहिए। आज हियरिंग के बाद उस पर एडमिट कर लिया गया है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन को, और 426 जो ज़मानत की दरख्वास्त होती है कि जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता 426 की दरख्वास्त जो है मंजूर की जाए और उसकी ज़मानत ले ली जाए। उसका मकसद ये होता है कि कल को अपील में एक्विटल हो जाती, वो होती है 6 महीने बाद, साल बाद अपील लगती है, और जब एक्विटल हो जाती है तो फिर ये जो टाइम वो सर्व करेंगे जेल के अंदर है, तो इसका मतलब है कि वो बेगुनाह थे, उसका
कंपनसेशन ना अदालत कर सकती, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकती, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट। इसलिए ये कानून के अंदर रखा गया है कि सरेदा तो उसको सस्पेंड कर दें, और बाद में अपील के बाद अगर अपील रिजेक्ट हो जाती तो लाजमी बात है जितनी रिमेनिंग सजा होगी वो उसको सर्व करेंगे। तो मेरा ख्याल है, हमने दरख्वास्त की है कि अगले वीक की 23 या 27 तारीख दे दे। कोर्ट ने कहा है कि हम अपना रोस्टर दे के तो आपको डेट कन्वे कर देते हैं, ये कोर्ट ने कमिट किया। अच्छा, क्या अदालत के पास कानूनी तौर पर यह इख्तियार था कि आज पहली समाअत में ही नोटिस जारी करने के साथ भी सजा मुअत्तल कर सकते? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्ट के पास बिल्कुल नोटिस करने से पहले सस्पेंड करके दूसरी जो स्टेट है, जो कंप्लेनेंट है, उसको नोटिस किया जा सकता है। और इस पे नंबर ऑफ केसेज है, नंबर ऑफ केसेज हैं, इसमें कोई देयर इज नो केवल एट ऑल। मगर देखिए कि यहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें भी पड़ी हैं, वो आज तक उनकी तारीख नहीं लगी। शायद एक ही बार उनको सुना गया, फिर दोबारा तारीख नहीं निकली। तो ये क्या अश्योरेंस है या क्या श्योरिटी है कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी के हवाले से जो आज नोटिस जारी हुआ है, ये केस दोबारा जल्द लग जाएगा? क्योंकि आज तारीख भी तो सुनाई जा सकती थी। अगर तो साहब का रिकॉर्ड देखा जाए हाई कोर्ट का, तो कोई इतनी ज़्यादा पुरुमीद वाली होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चूँकि स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ तो मैं लॉ की बात करूँगा। लॉ के तहत बुशरा बीबी का भी बिल्कुल सस्पेंड हो जाना चाहिए। अब उनका ये सस्पेंड ना होना, उनका केस फिक्स ना होना, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर जज साहब अपने ऑर्डर में एक तारीख लिख देते तो फिर वो उस तारीख पर वो केस लगना जो था वो लाजमी हो जाता, मगर उन्होंने अगर ऑर्डर में नहीं लिखी तो अब ये तारीख देना क्या जज साहब का अख्तियार है या आप चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ये तय करेंगे कि ये केस कब लगेगा? नहीं, कोर्ट तो जो मैनेजमेंट होती है केसेस की, वो कोर्ट अपनी, हर अदालत अपनी खुद करती है। उसका जो वहाँ पे अमला होता है वो तारीख भी देता है, तो वो उसमें लिख भी दी जाएगी और ऑफिस को कन्वे भी कर दिया जाएगा। फिर उसका मैसेज भी आ जाता है कि ये केस फलां तारीख के लिए फिक्स हो गया। अच्छा, एडवोकेट यासिर साहब, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ 3 दीगर मुकदमात भी थे। ये 3 मुकदमात थे क्या? ईमान मज़ारी और हादी तो पहली जेल में, तो इन 3 मुकदमात में ज़मानत का मतलब क्या? देखिए, उन तीनों में ये मुकदमात की तफसील है कि एक वो मुकदमा जिसमें ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, और दूसरा प्रेस क्लब का एहतजाज था, और तीसरा ये था 10 फरवरी को एक एहतजाज था 26वीं तरमीम के खिलाफ जिस दिन जुडिशल कमीशन का इजलास था। तो ये 3 मुकदमात थे और तीनों मुकदमात डकैती और दहशतगर्दी के थे। अच्छा, जी, डकैती 395 लगा हुआ था तजरात पाकिस्तान और 780 लगा हुआ था। इसीलिए आज अबुल असनाद की कोर्ट में समाअत हुई कि इस पे डकैती और 780, तो तीनों में जमानत मंजूर होगी। और स्टेट डकैती किस चीज की, किसने की मुबैना तौर पर? ये आपको सरकार बताएगी। नहीं, फिर भी कौन था इसमें? मुद्दई सरकार है उसमें। अच्छा, हाँ, तो सरकार की चीज चोरी कर ली या डकैती? ये तो आप देख ले, एक मुकदमा जो 10 फरवरी वाला है उसमें कि जी ये एहतजाज कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, इस पे उन्होंने डकैती भी लगा दी है, और कि जी फलां से किसी को स्पेसिफिक रोल भी एट्रीब्यूट नहीं है कि जी फलां से गन खींच ली, छीन ली, और फलां से वो शीट छीन ली, हेलमेट छीन लिया, तो उस पर डकैती और 780 की एफ आई। हालांकि गुलाम हुसैन केस जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 2020 पेज 1, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि 780 कहाँ पे होगी। तो ये उस जजमेंट की रोशनी में ये बनता ही नहीं है, ये क्वैशमेंट के केसेस हैं, ये काबिल अखराज केसेस है। लेकिन आज अबुल असनाद ने जब सरकार से पूछा कि क्या है इसमें, तो वहाँ पे सरकार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और 10-10 हज़ार मचलकों के एवज हादी की भी और ईमान मज़ारी की भी जमानतें मंजूर हो। अच्छा, इनमें से एक मुकदमा जो था वो खुद वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी ने दायर किया था। हम तो सुन रहे थे इलेक्शन से पहले कि वो शायद मुकदमा वापस ले रहे हैं, तो अभी तक क्या सुन रहे? नहीं, मुकदमा वापस तो खैर नहीं हुआ, वापस तो लिया भी नहीं जा सकता। उस पे ये है कि उसको मतलब ज़मानत भी करवानी पड़ेगी। ये है कि कंप्रोमाइज़ बेस पे वहाँ पे हो सकता है, लेकिन खारिज करना तो सरकार के अख्तियार में है, तो वो खारिज नहीं हुए, स्टिल इंटैक्ट हैं और आज उसमें ज़मानत हो गई। तो वाजिद गिलानी साहब वहाँ पेश होके अपनी FIR की हद तक ऐसा क्या बयान देंगे कि ये मुकदमा जो है कम से कम वाजिद गिलानी साहब जो है कहें कि मैं मेरी तरफ से कोई
یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں. قانونی طور پہ کیا ممکن ہے کہ وہ ایسا جا کے کہیں اور اپنے کہیں کہ میں وکیلوں کے معاملات ہیں کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, اثر پڑے گا اس میں یہ ہے کہ جی سب جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں کنفرم ہو جائیں گی, اور الٹیمیٹلی اگر وہ دیکھیں نا یہ 780A یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے, ٹھیک ہے, 780A کا جو اوفینس ہے نا ناقابل راضی نامہ ہے, تو الٹیمیٹلی کورٹ اس پہ آن دا گراؤنڈ آف نان پروڈکشن آف ایویڈنس یا دیگر جو گراؤنڈ ہے ان کے اوپر اس مقدمے کا اندر جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو بری کر سکتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ ان تینوں مقدموں میں ضمانت ہو گئی ہے اور اب صرف ایک سزاؤں کا معاملہ ہے. اگر یہ سزائیں معطل ہو جاتی ہیں تو پھر ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی خفیہ FIR نکل آتی ہے اور اس میں پھر گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ باہر آ جائیں. بہت شکریہ. اور آخر میں مختصراً اپنے بارے میں جو ہے تھوڑی اپڈیٹ آپ کو دے دوں گا. اور ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے جو ٹرائل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں میری استدعا تھی کہ جو منشیات کی حد تک جو دفعات لگی ہیں وہ غلط ہیں اور ویڈیو ثبوت نہیں ہے اور دوسرا ایویڈنس نہیں ہے, اور ایڈمٹ کیا پروسیکیوشن نے کہ کوئی ویڈیو ثبوت نہیں ہے جو کہ عدالتی سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے منشیات کی برآمدگی. تو اس کو مسترد کیا تھا ٹرائل کورٹ نے, اس کے خلاف ریویژن میں آج جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس راجہ انعام امین منہاج کے ساتھ نے آج سماعت ہوگی. پچھلی سماعت پہ جو پنجاب کی فورنسک لیبارٹری ہے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ پیش کریں وہ سیمپل جو بھیجا گیا تھا جو مبینہ طور پہ میری سیٹ کے نیچے سے نکلا تھا یا نکالا گیا تھا, اس سیمپل کی رپورٹ پچھلی تاریخ پہ پیش نہیں کی گئی تھی. اور ہائی کورٹ نے پھر ایک اور موقع دیا پنجاب فورنسک لیبارٹری کو کہ وہ سیمپل کی لیبارٹری رپورٹ دیں کہ یہ ہے کیا. وہ آج ان کو بظاہر آخری موقع دیا تھا اور ابھی کچھ دیر میں اس کی بھی سماعت ہونی ہے. دوسری جو ٹرائل کورٹ میں ہے, اس ہائی کورٹ کی سماعت کے فوراً بعد میں نے ٹرائل کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت میں جانا ہے جہاں پہ جج طاہر آباد سپرا جو ہیں انہوں نے میرے پہ فرض جرم لگانے کی کارروائی کرنی ہے, اور وہاں پہ فرض جرم لگنے کے بعد پھر یہ ٹرائل باقاعدہ شروع ہوگا. تو اب تک کی اتنی اپڈیٹ ہے. اس کو میں نے نیچے ٹرائل کورٹ میں ضمانت کے اندر جو ہے نا ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے ضمانت کے لیے دلائل دیے تھے اور میں ضمانت پہ آج جو باہر کھڑا ہوں وہ ریاست صاحب کی دلائل کی وجہ سے. یہ کیس ہے رانا ثناء اللہ کا کیس, یہ پاکستان کے ایکسیپشنل کیس ہے. یہ اس وقت میرے پاس ایک منشیات کا بہت بڑا سمگلر میرا کلائنٹ ہے کچھ لوگ اس کو جو سرکار کہہ رہی ہے, جو سرکار کہہ رہی ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ریاست علی آزاد صاحب. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.